विजयनगर एक बड़ा और समृद्ध नगर था और उसके पास ही एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू और लोगों के मन में किस्सों की मिठास घुली रहती थी। वहाँ एक तरफ थे अपार धन के स्वामी मुखिया धनसुख और दूसरी तरफ थे फटेहाल लेकिन अपार बुद्धि के स्वामी पंडित बुद्धिराम। बुद्धिराम के पास पहनने को अच्छी धोती भले ना हो, लेकिन उनकी जुबान और दिमाग की धार तलवार से भी तेज थी। उनका इकलौता सहारा था उनका गधा धनु। अरे अरे, धीरे धीरे खा धानु, किसी ने तुझसे छीनना नहीं है। ये फल है, पत्थर नहीं कि पूरा का पूरा निगल जाएगा। जल्दी जल्दी खाने से पेट नहीं बढ़ता मेरे दोस्त, बस हवा भर जाती है और फिर वही होता है, पूरा दिन घेंच उघेंच और रात भर नींद गायब। बुद्धिराम अपने गधे से प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी मुखिया धनसुख अपने भारी भरकम शरीर को घसीटते हुए उधर से गुजरे। उन्होंने जो देखा उस पर उनकी आंखें फैल गईं। बुद्धिराम अपने गधे की ऐसी सेवा कर रहे थे मानो वो कोई राजकुमार हो। अयो बुद्धिराम, सुना था कि गरीबी में इंसान की अक्ल घास चरने चली जाती है, पर तू तो गधे को फल खिला रहा है। तेरे तो खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं। कहीं अचानक खजाना हाथ लग गया है या फिर दिमाग पूरी तरह सठिया गया है। शश मुखिया जी, धीरे बोलिए, कान बहुत तेज हैं इसके। आप जिसे गधा समझ रहे हैं वो दरअसल स्वर्ण मंजरी नक्षत्र का वरदान है। ये धनु नहीं, साक्षात कुबेर का दूत है। इसके पास रहने से दरिद्रता कोसों दूर भागती है। क्या बकवास कर रहे हो? ये एक गधा है और तुम इसे कुबेर का दूत बता रहे हो? सुबह सुबह तुझे और कोई नहीं मिला क्या जो मुझे बेवकूफ बनाने चला है? विश्वास नहीं होता तो देखिए, इसे साधारण घास नहीं, ताजे और रसीले फल पसंद है। और जब ये खुश होकर अपनी बाईं टांग हवा में उछालता है तो समझ लीजिए धरती के नीचे दबा खजाना इसे दिखाई दे गया है। असल में ये सारी बातें कोई चमत्कार नहीं थीं, बल्कि बुद्धिराम की सोची समझी चाल थी। वो जानता था कि धनसुख की कमजोरी उसकी अक्ल नहीं, उसका लालच है। मुखिया जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। कल रात ही इसने मुझे इशारा किया था और देखिए मुखिया जी, यही वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली है जो मुझे जमीन के नीचे से मिली है। मुखिया धनसुख की आंखों में सोने के सिक्के नाचने लगे। उन्होंने सोचा, अगर यह गधा मेरा हो गया तो मैं इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बुद्धिराम, देख, तू ब्राह्मण है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता। तू मुझे ये गधा बेच दे, मैं तुझे इसके बदले 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, धानु मेरी आत्मा है, मैं इसे कैसे दे दूं? लेकिन अगर आप गांव में मंदिर का निर्माण करा दें तो शायद मैं धानु आपको दे सकूं और मेरे दिल को यह तसल्ली होगी कि वो एक नेक इंसान के पास जा रहा है। लालच में अंधा हुआ मुखिया आखिरकार मान गया। उसने जल्दी ही गांव में एक भव्य मंदिर बनवा दिया। कुछ ही महीनों में मंदिर तैयार हो गया, ऊंचे शिखर और सुंदर नक्काशी से सजा हुआ। गांव वाले बेहद खुश थे। वे आपस में कहते फिर रहे थे, वाह, हमारे मुखिया जी कितने भले और धर्मपरायण हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस भक्ति के पीछे छिपा था सिर्फ एक सपना, सोने के सिक्कों से भरा खजाना और धानु का रहस्यमय इशारा। मंदिर तो बन गया, लेकिन मुखिया जी के दिमाग में अब भगवान नहीं, बस खजाना घूम रहा था। खजाने के बारे में सोच सोच कर मुखिया जी की तो रातों की नींद ही गायब हो चुकी थी। रात गहरा चुकी थी, गांव सो चुका था। चांदनी हल्के हल्के आंगन में उतर रही थी। इसी सन्नाटे में पंडित बुद्धिराम चुपके से उठे।
उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली ली और दबे पांव धानु की तरफ बढ़ चले। धानु के पास जाकर बुद्धिराम ने मिट्टी को धीरे धीरे खोदा। गड्ढा तैयार होते ही उन्होंने उसमें सिक्कों से भरी पोटली दबा दी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता, मंदिर भी बनवा दिया। अब बस आखिरी चाल चलनी है। सुबह की पहली किरण के साथ सच नहीं, चमक दिखाई देगी। देखते हैं लालच जीतता है या बुद्धि। पोटली को दबाकर बुद्धिराम चुपचाप वापस जाकर सो गया। उधर मुखिया धनसुख को सिक्कों के बारे में सोच सोच कर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को वो अचानक उठ बैठा और दबे पांव बुद्धिराम के घर की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे वो धानु के पास पहुंचा और बेचैनी में इधर उधर मिट्टी टटोलने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर हल्के से उभरी हुई चमक पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी उस जगह को खोदा तो अंदर से एक पोटली बाहर आई। उसने धीरे से पोटली खोली। पोटली खुलते ही उसमें से चमचमाते सोने के सिक्के बाहर छलक पड़े। सिक्कों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मुखिया तो जैसे उन्हें देखकर पागल ही हो गया। अब उसकी आंखों में बस लालच ही नाच रहा था। ये बुद्धिराम तो सच ही कह रहा था। ये गधा तो सच में कमाल का है। सचमुच सोने के सिक्के देने वाला गधा। अब तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुखिया सिक्कों से भरी पोटली लेकर चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह लालच और उत्साह से भरा मुखिया जल्दी जल्दी बुद्धिराम के घर की ओर चल पड़ा। बुद्धिराम, ओ बुद्धिराम, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुखिया की तेज आवाज सुनकर बुद्धिराम धीरे धीरे बाहर आए। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनजान सा भाव लिए। अरे मुखिया जी, क्या बात है? सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? सब कुशल तो है ना? बुद्धिराम, सब कुशल मंगल है। मैं तो तुम्हारा ये गधा धानु अपने साथ ले जाने आया हूं। अब तो मैंने मंदिर भी बनवा दिया है और तुम्हें 200 मुद्राएं भी दूंगा। जी बिल्कुल मुखिया जी, आप धानु को ले जा सकते हैं। मैं कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरता। धानु मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसका खास ध्यान रखिएगा। तुम चिंता मत करो बुद्धिराम, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आखिर अब ये मेरा सबसे कीमती खजाना है। बुद्धिराम मन ही मन सोच रहा था कि लालच सच में अजीब चीज है। इंसान को सच और झूठ का फर्क ही भुलवा देता है। मुखिया जी तो कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सौदा जीत लिया है। मुखिया ने सिक्कों की पोटली बुद्धिराम के हाथ में थमाई और धानु को साथ लेकर गर्व से चल पड़ा। मुखिया धानु को अपने साथ जंगल की ओर ले गया। उसे पूरा विश्वास था कि जंगल की मिट्टी के नीचे बेहिसाब खजाना दबा है, जिसे वो धानु की मदद से आसानी से हासिल कर लेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो धानु। इस जंगल में जगह जगह खजाना छिपा हुआ है। तुम इशारे से बताओगे कि जमीन के किस हिस्से में वो दबा है, समझे? कोई गड़बड़ मत करना। अब जल्दी बताओ। मुखिया की सारी बातें पेड़ के पास छिपकर खड़ा रामलाल चुपचाप सुन रहा था। सब कुछ सुनकर उसके मन में हलचल मच गई और वो सोचने लगा, ये बात तो मुझे तुरंत सरपंच जी को बतानी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी खोज है, पूरे गांव को पता चलना चाहिए। रामलाल ये सब सुनते ही जल्दी जल्दी गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए। गांव पहुंचकर वो सीधे सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, अभी अभी मैंने जंगल में अजीब बात सुनी। अरे अरे रामलाल, आराम से।
पहले सांस तो ले लो। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतना घबरा रहे हो? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने अपने कानों से सुना है, मुखिया जी कह रहे थे कि धानु गधा खजाने का पता बताता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम रामलाल? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। मैं सच कह रहा हूं सरपंच जी, मैंने अपने कानों से सुना है। मुखिया जी खुद धानु से खजाने का इशारा करवाने की बात कर रहे थे। धीरे धीरे धानु के खजाने वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे भैया, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि वो जो बुद्धिराम पंडित का गधा था ना, धानु, वो बड़ा चमत्कारी है। कहते हैं वो जमीन के नीचे दबे खजाने का पता बताता है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच में ऐसा होता है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखते ही देखते ये खबर महल तक भी पहुंच गई और महल पहुंचते ही ये बात राजा के कानों तक जा पहुंची। मंत्री जी, मैंने सुना है कि गांव में कोई चमत्कारी गधा है जो खजाने का पता बताता है। अगर ये बात सच है तो वो गधा हमारे इस महल की शोभा बढ़ाएगा। उसे तुरंत यहां लाया जाए। राजा की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब धानु की किस्मत एक और मोड़ लेने वाली थी। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक धानु और मुखिया दोनों को साथ लेकर महल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद सैनिक उन्हें महल लेकर पहुंच गए। मुखिया जी, क्या सच में ये चमत्कारी गधा आपका है? राजा की बात सुनकर मुखिया थोड़ा घबरा गया। उसे डर सताने लगा। अगर उसने कह दिया कि गधा उसका है और बात झूठ निकली तो कहीं सजा ना मिल जाए। आखिर डर के मारे उसकी हिम्मत टूट गई और उसने राजा के सामने सारी सच्चाई उगल दी। नहीं महाराज, ये गधा मेरा नहीं है। मैंने तो इसे बस कल ही बुद्धिराम से खरीदा है। जो कुछ भी जानना हो। सैनिक, तुरंत बुद्धिराम को राजमहल में पेश किया जाए। राजा के आदेश पर पंडित बुद्धिराम को राजमहल में लाया गया। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? आपने मुझे किस कारणवश यहां बुलाया है? पंडित बुद्धिराम, विजयनगर के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना कि एक गधा स्वर्ण मुद्राएं पैदा करता है। क्या आप हमें मूर्ख बना रहे हैं या इसमें सचमुच कोई दैवीय शक्ति है? महाराज, शक्ति तो है, पर वो शक्ति सत्य से जुड़ी है। धानु केवल उसी के लिए सोना प्रदान करता है जिसकी आत्मा दूध की तरह सफेद हो। यदि कोई छल कपट करने वाला इंसान इसे छूता है तो ये गधा लात मारता है और उस इंसान की सारी जमा पूंजी नष्ट हो जाती है। राजा ये सुनकर सहम गए और गहरी सोच में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर हमने कोशिश की और सोना ना निकला तो प्रजा क्या सोचेगी? कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें ही पापी समझ बैठें। अच्छा ठीक है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो अवश्य कोई कारण होगा। इस गधे को हमारी शाही अस्तबल में रखा जाएगा और हम इसकी पूरी देखभाल की व्यवस्था करवाएंगे। और हाँ महाराज, ये गधा सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं ही नहीं देता, बल्कि भविष्य की भी खबर देता है। आने वाले संकटों के बारे में ये पहले ही संकेत दे देता है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तुम कुछ दिन यहां राजमहल में रह सकते हो और तुम्हारा ये गधा हमारे शाही अस्तबल में रहेगा। कहानी में असली रोमांच तब आया जब राजा ने धानु को शाही अस्तबल में रखने का फैसला किया। उस रात पूरे राज्य में अजीब सा सन्नाटा था। बुद्धिराम को अपनी बुद्धि पर भरोसा था, लेकिन उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। तभी बुद्धिराम को पास के एक कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। वो कमरे में राजा के सेनापति और प्रधान सलाहकार थे, जो चुपके से राजा की हत्या करने का साजिश रच रहे थे। सुनो मित्र, मेरे पास राजा की हत्या करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। शानदार तरकीब है। कल हम राजा के साथ शिकार पर जाएंगे और जंगल के बीचों बीच जाकर उसे मार देंगे।
फिर खबर फैला देंगे कि राजा पर शेर ने हमला कर दिया और वो मर गए। इसके बाद हम दोनों इस राज्य पर राज करेंगे। बुद्धिराम ये सब सुन रहा था। अब उसे साफ समझ आ गया कि महल में सिर्फ खजाना नहीं बल्कि राजसत्ता के लिए साजिश भी चल रही थी। बुद्धिराम का तेज दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बुद्धिराम तुरंत शाही अस्तबल की ओर चल पड़ा। बुद्धिराम जब धानु के पास पहुंचा तो देखा कि वो चैन की नींद सो रहा था। पंडित बुद्धिराम ने बिल्कुल वैसा ही चित्र बना दिया जैसा संकेत साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना में कहा था। घना जंगल और एक खूंखार शेर। अगली सुबह जब राजा धानु को देखने शाही अस्तबल में पहुंचे तो उनकी नजर जमीन पर बने उस चित्र पर पड़ी। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा। घना जंगल और एक शेर का स्पष्ट चिन्ह। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत पंडित बुद्धिराम को बुलवाया। पंडित बुद्धिराम वहां आया और उसने चित्र की ओर गंभीरता से देखा। पंडित बुद्धिराम, ये चित्र क्या संकेत दे रहा है? ये किस प्रकार का संदेश है और इसको किसने बनाया है? कहीं ये धानु का कोई चमत्कार तो नहीं? हाँ महाराज, ये धानु का ही चमत्कार है। ये उसने कुछ संकेत जैसा बनाया है। मुझे लगता है कि आपके प्राणों पर संकट मंडरा रहा है। आप एक बार इस मामले की जांच करवाइए, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं जांच करवाता हूं, किंतु सावधान पंडित बुद्धिराम। यदि तुम्हारी कही हुई बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। ये संकेत झूठा नहीं होना चाहिए। महाराज, सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यदि मेरा कथन असत्य निकला तो मैं दंड का भागी बनूंगा, परंतु यदि यह संकेत सत्य सिद्ध हुआ तो राज्य को एक बड़े संकट से मुक्ति मिलेगी। राजा ने मामले की पूरी जांच करवाई और उन दोनों साजिशकारी मंत्रियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी। आओ आओ पंडित बुद्धिराम, तुम्हारा गधा तो सच में कमाल का है। उसने आज मेरी जान बचाई है। इसी के कारण आज मैं जिंदा हूं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम क्या चाहोगे? नहीं महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य था। हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। असल में मेरा धानु कोई चमत्कारी नहीं है। मैंने तो बस मुखिया जी से मजाक किया था। मुझे नहीं पता था कि ये बात पूरे नगर में फैल जाएगी। और मैंने आपके मंत्रियों को साजिश करते हुए सुना था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं बुद्धिराम, मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारी बुद्धि तो सच में कमाल की है। तुमने जो किया वो बहुत साहसिक था। मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनकर काम करो और तुम्हारा धानु शाही अस्तबल में रहेगा।